हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने मोलर स्पेसिफिक हीट और उन पे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे और मैंने जब न्यूमेरिकल कराया था तो उसमें एक लेटेंट हीट का कंसेप्ट भी बताया था और मैंने आपको बोला था कि मैं वो नेक्स्ट टाइम कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपने मेनली चेंज ऑफ स्टेट भी देख ली थी कि जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस जाते हैं तो क्या, और डायरेक्टली सॉलिड से जो गैस जाते हैं दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेनली वेपराइजेशन और आप लिक्विफिकेशन पढ़ चुके हैं। बट इसमें आज आपने नई टर्म क्या सीखी थी, सब्लिमेशन, क्योंकि सॉलिड से सीधा गैस बन जाना। और वो कहते हैं सॉलिड CO2 थी या फिर I2 थी ना, आयोडीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा चेंज हो जाती है सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बार लेटेंट हीट का बताना है और ऊपर से मुझे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक खोलोगे तो एनसीईआरटी में भी आपके उस टॉपिक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले एक बार लेटेंट हीट देख लेते हैं। लेटेंट हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट में क्या देखा था आपने कि जो मेनली हीट रिक्वायर होती है किसी भी एक बॉडी के 1 यूनिट मास की, और हमें इंक्रीज करना है टेम्परेचर 1 यूनिट डिग्री तक, ठीक है। जो 1 यूनिट डिग्री तक 1 यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और जब मैंने उसे 1 मोल के लिए ले लिया था तब क्या था, 1 मोल के लिए लेने के बाद क्या हो गया था वो कि मेनली 1 मोल के लिए जब लेते हैं तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर हम एक मोल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लेटेंट हीट में देखेंगे कि मेनली क्या होता है कि जो हमें स्टेट हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो मेनली जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अब आइस हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी, फिर लिक्विड से वो वेपराइजेशन में जब चेंज हो रही थी तो जब मैंने -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया तब मैंने क्या क्या चेंज ऑफ स्टेट में मैंने लेटेंट हीट यूज करी थी, ml, ओके। तो अब क्या है, आप वहां से भी थोड़ा समझ चुके होंगे। तो मेनली क्या होता है, जो हीट रिक्वायर होती है हमें स्टेट चेंज करने के लिए, किसी भी एक मैटर के स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है दैट्स कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। जैसे सॉलिड से लिक्विड करो, आइदर आप लिक्विड को गैस में करो या फिर आप सॉलिड को गैस में कर दो, ठीक है। तो मेनली जो ये स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है दैट्स कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। तो हाउ कैन आई राइट इट, लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस, just a second, latent heat of a substance is the heat energy required to change the state of the substance फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आप इसे कंप्लीट लिख लीजिएगा, आप एस या फिर एल नहीं लिख सकते हैं खाली, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ कि आप समझ रहे हैं सॉलिड और लिक्विड। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड या फिर गैस वेपर में, ठीक है। और इसमें भी सॉलिड टू लिक्विड या फिर गैस में या फिर आप किसी भी चेंज में, ठीक है। एंड वाइस वर्सा विदाउट एनी चेंज। इसमें आप ये याद रखना कि विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसमें ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जैसे मेनली वो कौन सी हीट होती है जो हमारी हीट रिक्वायर होती है बट उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है, जबकि हमारा क्या कर रहे थे स्पेसिफिक हीट में भी हम 1 यूनिट डिग्री तक टेम्परेचर रेज कर रहे थे और मोलर स्पेसिफिक हीट में भी हम वही टेम्परेचर रेज कर रहे थे, ठीक है। बट लेटेंट हीट में क्या होता है, हमें रिक्वायर होती है बट हम क्या करते हैं वो टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर रिमेन्स अनअफेक्टेड, आप ये पॉइंट अलग से लिख लीजिए क्योंकि विदाउट एनी चेंज को या तो आप मार्क कीजिए या फिर लिख लीजिए कि हेयर टेम्परेचर रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी हीट रिक्वायर होती है, हीट की रिक्वायरमेंट कौन सी हीट में होती है जिसमें हमारा टेम्परेचर अनअफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी नीट या फिर पीएमटी के एग्जाम्स देते हो
या फिर आप कोई ट्रिपली के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कोई भी एग्जाम देते हो तो उनमें ये बहुत सारी वेटेज के होते हैं। जैसे मेनली थर्मोडायनेमिक्स हुई, मैं अब ये इस चैप्टर के बाद वही चैप्टर कराने वाली हूँ, तो इनसे थोड़ी वेटेज ज्यादा आती है क्योंकि इनके कंसेप्ट ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे जब एक बार सिलेबस हो जाएगा मैं थोड़ी आपको सारा बता दूंगी कि अगर आप अलग से किसी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसे कैसे करें। ठीक है, क्योंकि आप 11th से अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो तभी आपका फिर 12th में इतना आपका जोर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम्स भी देने हैं तो एकदम से आप इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या करना है कि आप अभी से थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, प्रेशराइज नहीं करना है, अच्छे से एंजॉय करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए, एज अ फन करेंगे तो बहुत अच्छे से और लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा, क्योंकि मैं आपको ये बात शुरुआत से ही समझाती आई हूँ। ठीक है, तो मेनली आप विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो आप इसमें अलग से मार्क कीजिए टेम्परेचर रिमेन्स अनअफेक्टेड। अफेक्टेड इसमें क्या होता है कि मेनली कि इसमें ना तो हमारा टेम्परेचर राइज होता है ना ही फॉल होता है। ठीक है, नो राइज एंड नो फॉल। ठीक है, तो मेनली इसे हम ऐसा बोल सकते हैं। और एक इस पे बड़ा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इस पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कौन सी हीट है जिसे हम थर्मोमीटर से माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। क्यों? क्योंकि इसमें थर्मोमीटर क्या करता है, मेनली टेम्परेचर को मेजर करता है। अब ये टेम्परेचर तो इसमें अनअफेक्टेड है, तो कौन सी ऐसी हीट है जो टेम्परेचर से नहीं मापी जा सकती, जो टेम्परेचर की थर्मोमीटर को भी जो धोखा दे देती है। ठीक है, वो कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट। ठीक है, तो मेनली टेम्परेचर रिमेन्स अनअफेक्टेड, हेयर्स नो राइज एंड नो फॉल। तो आप इसमें देखेंगे इट कांट बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। ठीक है, तो आप इसकी यूनिट देखेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केजी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केजी, क्योंकि आपको पता है जो हीट होती है वो क्या होती है? ml। अब मुझे L की वैल्यू निकालनी है तो ये मास ही इसके अपॉन में जाएगा। हीट इज स्टैंड फॉर जूल एंड द मास इज स्टैंड फॉर केजी, दैट इज जूल पर केजी। ठीक है, और मेनली जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आइस की जो होती है, आइस की फ्यूजन हीट होती है, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब जो वो ब्रेक होती है किसमें? लिक्विड में, तो उसकी होती है 80 कैलोरी। दैट इज अगर मैं उसे लूं लेटेंट हीट में जूल पर केजी में, दैट इज 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है कि आपको रट्टा मारना है बैठ के, नहीं। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पूछी जाती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कभी 10-12 साल में एक क्वेश्चन डाल दिया, ये आपका कम्पिटिटिव का है। और आपका सीबीएसई में तो नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका न्यूमेरिकल में भी चेंज हो रही है स्टेट, तो आपको वो गिवन देंगे कि इसके लिए लेटेंट हीट ये है, स्पेसिफिक हीट ये है, तो वो स्पेसिफाई करेंगे अलग से। ठीक है, तो आपको वैल्यूज ना ही किसी कांस्टेंट की याद करने की जरूरत है, क्योंकि आप 12th में बहुत सारे कांस्टेंट आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस होंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बॉदर योरसेल्फ, आपके वो गिवन होते हैं। ठीक है, तो मेनली हीट ऑफ फ्यूजन ये होती है, जैसे ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। और जब हमारी वाटर की होती है, जब वो वाटर से गैस में जाती है, जैसे कल मैंने न्यूमेरिकल में यूज की थी, दैट वाज 2.26 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, सॉरी 22.6 है ना, तो 22.6 इट इज द हीट ऑफ। ठीक है, मेनली वाटर की लेटेंट हीट होती है। अब जैसे मुझे कराना है कैलोरीमेट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें। ठीक है, जैसे आप मेनली करोगे कैलोरी मेट्री, ठीक है, तो कैलोरीमेट्री इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी थ्योरी भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज कैलोरीमेट्री, और इसका जो फॉर्मूला मैं अब डिराइव करूंगी उस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल भी साथ के साथ करा दूंगी मैं, क्योंकि ये आपका चैप्टर बहुत कम बचा है। अब 1-2 टॉपिक हो रहे हैं, वो 5-10 मिनट का, ज्यादा नहीं, तो ओवरऑल आपका बल्क पूरा हो जाएगा। क्योंकि 7th यूनिट में आपको पता है कि बल्क मैटर बारे में कई सारे चैप्टर आए थे, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोडायनेमिक, तो आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे 3-4 चैप्टर हो चुके हैं। बाद में वो कंडक्शन, कन्वेक्शन का और रेडिएशन का हल्का फुल्का सा कंसेप्ट है, वो तो मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगी, आपको आता भी होगा क्योंकि वो 8th क्लास से आप पढ़ते आए हैं। और ये जो कैलोरीमेट्री है,
अब इस पे आते हैं हम। मेनली जो कैलोरीमेट्री है ये हमारे फिजिक्स में दी गई है, बट जो है ये हमारी केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे फिजिकल केमिस्ट्री में बड़े ध्यान से अपने देखेंगे कि उसमें बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। हमारे फिजिक्स में इसका छोटा सा पार्ट है। तो मेनली क्या होता है कैलोरीमेट्री में, जैसे हमारी मेनली गैसेस की जो सारी हम देख रहे हैं इसमें, जैसे इस चैप्टर में जितनी हमने हीट वगैरह पढ़ी, ये मेनली फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होती है। तो बट ये हमारे, ठीक है, नॉलेज के लिए हमारे फिजिक्स में भी डाली गई है। तो कैलोरीमेट्री पे हम मूव करते हैं। तो कैलोरीमेट्री होती क्या है मेनली, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ हीट क्या, हमारी स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो इन हीट्स को फाइंड आउट करने के लिए कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की कितनी हीट होगी, कितनी उसकी स्पेसिफिक हीट होगी, कितनी उसकी लेटेंट हीट होगी, वो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट करते हैं, कैलोरीमेट्री से, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई इसकी, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इज कैलोरीमेट्री इज वन ऑफ द मेथड for determination of specific heat या फिर latent heat of a substance, ठीक है। मेनली क्या होता है कि कैलोरीमीटर, हमारी कैलोरीमेट्री होती है कि ये एक मेथड होता है जिसकी वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट या फिर लेटेंट हीट, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें मेनली होता क्या है, ठीक है, कैलोरीमेट्री में एक कैलोरीमीटर होता है, वो क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। मेनली एक सिलेंड्रिकल वेसल लेते हैं। कैलोरीमीटर जो होता है मेनली, कैलोरीमीटर में आपका इसमें डायग्राम वगैरह नहीं पूछा जाता है, मतलब आपको एक इसका नॉलेज लेना है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे या फिर आप वर्किंग देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, ये हमारा फिजिक्स का पार्ट नहीं है, तो मैं भी आपको नहीं कराऊंगी। आप इसे केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। पूछा भी ये केमिस्ट्री में जाता है, हमारे फिजिक्स में इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो कैलोरीमीटर में क्या होता है, मेनली एक सिलेंड्रिकल शेप वेजल होता है, ठीक है, जो कॉपर का होता है। किस मेटल का बना होता है, कॉपर का, ठीक है। और इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक कैलोरीमीटर लेते हैं, एक स्टीरर लेते हैं। स्टीरर आपको पता है ना कि कोई भी हमने किसी भी लिक्विड में कुछ मिलाया है, कोई भी एक सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट मिलाया है, तो उसे सॉल्युबल बनाने के लिए उसे स्टीर करना पड़ता है। तो वो एक ग्लास की एक रॉड सी होती है, वो होती है स्टीरर, और एक हमने लिड लिया, ठीक है। हम जब करेंगे तो ये होगा। अब हमने क्या किया, मेनली इसमें हमने जो हमारा कैलोरीमीटर था उसे हाफ फिल कर लिया वाटर से, ठीक है। जैसे मेनली हमारा ऐसे कोई एक वेजल टाइप होता है ये, तो हमने इसमें हाफ फिल कर दिया, ये किससे, वाटर से। इससे पहले क्या है कि इससे पहले एक जो बेसिक आप करते हैं केमिस्ट्री में भी आप देखते होंगे, तो सबसे पहले जब आप कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उस कंपाउंड का जब वेट करते हैं, तो उससे पहले जिस कंपाउंड में आप उसे डालते हैं उसका वेट कर लेते हैं, जिससे फिर हमारा जो नेट वेट आता है हम वो जो हमारा बाद में वेट आता है उसमें से हम वो कंपाउंड का वेट माइनस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल वेट आ जाता है, ठीक है, उस कंपाउंड का। तो सिमिलरली इसमें भी करते हैं कैलोरीमीटर, क्योंकि इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम केमिस्ट्री, तो उन्होंने ये इसमें भी किया है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमारी कैलोरीमीटर और जो स्टीरर है ये साफ होने जरूरी है, ठीक है। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। ये नहीं होना चाहिए कि इन पे कुछ और डर्ट लगे, क्योंकि उससे हमारा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट हमारी स्पेसिफिक हीट होती है। ये आप चीज पढ़ चुके हैं पहले। तो मेनली क्या है, जैसे अब आप करोगे तो कैलोरीमीटर को अच्छे से साफ करो, उसे अच्छे से मतलब सुखाना है, अगर आप उसे पानी से धो रहे हो। स्टीरर को भी अच्छे से साफ करके सुखा के उसे उन सब चीजों का, कैलोरीमीटर का भी और जो स्टीरर है दोनों का वेट करना है, ठीक है। उनका वेट करने के बाद हमें इसे हाफ ऑफ द फिल करना है वाटर से, ठीक है। कैलोरीमीटर को आप हाफ को फिल कर दोगे वाटर से, ठीक है। उसके बाद आप लोगे एक सब्सटेंस, जैसे आपको किसी भी सब्सटेंस की, आइदर यू टेक आयरन, आइदर यू टेक कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी, कोई भी, आपको कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस जिसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है आप उसे लोगे। तो उसके बाद क्या होगा, मेनली उसके बाद उसे आप एक किसी भी एक कंटेनर में लो, या फिर उसे अगर वो सॉलिड पार्ट है तो उसे डायरेक्टली आप उस पर रख सकते हो,
हीट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, किसी भी बर्नर पे रख सकते हो। ठीक है, अगर वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है मरकरी टाइप तो बीकर में डाल के उसे रख सकते हो। ठीक है, तो मेनली आपने जो जिस भी सब्सटेंस की निकालनी है वो लिया और उसे आपने पुट कर दिया है किसी बर्नर पे और उसे हीट प्रोवाइड कर दिया। जब आप उसे हीट प्रोवाइड की, आपको लगा कि हाँ एक सफिशिएंट हो गया है, इसका टेम्परेचर रेज हो गया है, तो सबसे पहले तो उस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर भी नोट करना जरूरी है कि क्या उसका इनिशियल टेम्परेचर रहा है रूम टेम्परेचर पे। देन आपने हीट किया तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, वो सब्सटेंस लिया और आप उस सब्सटेंस को वाटर में डालोगे। एज वाटर इज कोल्ड, क्योंकि वाटर रूम टेम्परेचर पे है, अब वो क्या होगा कि वो बॉडी हो गई है हीट और जो वो वाटर है वो तो रूम टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर क्या है डिफरेंस, क्योंकि बॉडी ज्यादा हॉट है और वो क्या है कोल्ड। ठीक है, तो जब आप डालोगे उस सब्सटेंस को हॉट इसमें वाटर में तो क्या होगा, तो एकदम से वो क्या हो जाता है, उसकी जो सारी हीट है वो रिलीज होगी क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एकदम से हीट रेडिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी से हम इस हीट रेडिएशन से निकालेंगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो वो कैसे, उस एक्सप्रेशन को मैं देखती हूँ। ठीक है, तो मेनली देखो आप, जैसे आप देखोगे अब क्या था हमारा, ठीक है, वो तो आप समझ गए ना कि वाटर में जब आप डालोगे तो कैसे उसकी हीट रेडिएट होगी, है ना, क्योंकि आप कोई भी जैसे आपने कोई भी गर्म चीज डाली, अब आप उससे देख लो, मेनली कैलोरीमेट्री हम उसमें भी देखते हैं। अगर आपने तवा है, ठीक है, जिसपे रोटियां बनाते हैं, अब आपने वो गर्म किया, आप उस पे पराठे वगैरह बनाते हो या फिर वो गर्म है, अब जब गर्म उस पे आप टैप के नीचे रखते हो सिंक में और पानी चलाते हो तो एकदम से क्या होता है, उस पे से बहुत ज्यादा आवाज आती है ना, आवाज आती है और भाप उठने लगती है। तो क्या होता है, मेनली जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो कुछ पार्टिकल्स थे वाटर के वो एकदम से स्टीम में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमारे उस सब्सटेंस को हम वाटर में डालेंगे तो ऐसे ही उसमें भी फिर जो बहुत ज्यादा हीट है वो कुछ पार्ट उसका वाटर का इवेपोरेट कर देगी। ठीक है, तो मेनली अगर हम इसके अब हम इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करें तो देखो, अब हमें यही चीज तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है कि सब्सटेंस का हायर टेम्परेचर है, वाटर का क्या है लोअर टेम्परेचर है, क्योंकि वो कूल है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रेडिएट। ठीक है, तो सीधा वेट लिखते हैं। सपोज अगर मेरा W है, मैंने W लिया, आप अपना अच्छे से ध्यान से देना कि आप किस वेरिएबल को क्या ले रहे हो। ठीक है, W इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्टीरर। वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर का और स्टीरर का, इट मीन्स उनका जो वेट है। ठीक है, अब अगर मैं लूं M1, ठीक है, W में ना सबका वेट मिला के, जब सबका वेट है, और M1 अगर मैं लूं मास ऑफ वाटर, वो आपने कैसे निकाला होगा, जब आपने कैलोरीमीटर का वेट निकाला होगा और टोटल वेट इक्विवेलेंट में से M1 माइनस किया होगा, तो मेनली कैलोरीमीटर का वेट माइनस किया होगा तो मास ऑफ वाटर आ गया होगा, दैट इज M1 इज द मास ऑफ वाटर। अगर मैं T1 लेती हूं कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वाटर का और कैलोरीमीटर का, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर। अगर M2 है, M2 इज द मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, M2 क्या है, वो सब्सटेंस का मास है जो हमने शुरुआत में वे किया। ठीक है, ऐसे अगर मेरी स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, T है मेरा कॉमन टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मेनली जब वो सब्सटेंस मैंने डाला वाटर में तो फिर क्या टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर भी कुछ तो गर्म हुआ होगा ना, वाटर भी। ठीक है, तो मेनली टी क्या है मेरा कॉमन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, राइज इन टेम्परेचर इज दिस। अब क्या हो गया मेनली वाटर के लिए, अब टेम्परेचर हो गया T, पहले था T1, तो राइज इन टेम्परेचर विल बी T माइनस T1, क्योंकि अब टेम्परेचर क्या है, मानो पहले 25 डिग्री सेल्सियस रहा हो, अब मानो 27 हो गया, तो राइज इन टेम्परेचर विल बी 27 माइनस 25 दैट इज 2। ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर will be
T माइनस T1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं बात। अब मेनली क्या है, फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब सब्सटेंस का तो फॉल हुआ है, पहले उसका ज्यादा था क्योंकि हम सीधा उसे डायरेक्ट हीट कर रहे थे। अब हमने किसी एक कूल बॉडी में डाला तो उसके टेम्परेचर में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। तो फॉल इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, वो क्या हुआ, T2 माइनस T1, क्योंकि मेरे T2 क्या था, मेरा टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस था। ये चाहे मैंने नहीं लिखा, T2 क्या था मेरा, T2 था मेरा टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस जब हम उसे हीट कर रहे थे। ठीक है, अब वो क्या है, अब वो हो गया है T, तो जो मेरा नेट हो जाएगा दैट विल बी T2 माइनस T। ठीक है, अब क्या है, अब देखो मेनली हीट गेन्ड। अब क्या हुई मेरी हीट गेन, तो हीट गेन क्या होगी मेरी, स्पेसिफिक हीट का मैं यूज करके करूंगी। हीट गेन बाय वाटर एंड substance will be S dot M2 T2 minus T1, सॉरी हीट गेन विल बी, अब स्पेसिफिक हीट क्या है मेरी 1, दैट इज अ वेट कितना होगा टोटल M1 प्लस W क्योंकि इक्विवेलेंट है, और ये क्या है T माइनस T1। टेम्परेचर रेज कितना होगा T माइनस T1, तो हीट गेन इतनी हो गई। और हीट लॉस्ट बाय द सब्सटेंस कितनी हुई, lost by substance will be S M M2 क्योंकि mass of the substance was M2 and the temperature fall कितना था T2 माइनस T। तो ये हुआ। अब हमें पता है मेनली क्या होता है कि जब हमारा एज्यूम करते हैं कि क्लोरीमेट्री में क्या होता है कि जो हीट लॉस है या हीट गेन है वो इक्वल होता है। ठीक है, इट वाज ऑन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे होता है कंजर्वेशन है उस चीज की। तो कैलोरीमीटर के लिए हम क्या ले सकते हैं कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एज फॉर कैलोरीमीटर it is assumed that heat lost is equals to heat gained। हीट लॉस किसके इक्वल है, हीट गेन के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन राइट M S M2 T2 माइनस T, ये हीट लॉस थी। इट विल बी इक्वल टू M1 प्लस W एंड T माइनस T1, ये हो गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, S, क्योंकि S ही क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट। तो S को मैं अगर यहीं रखूं तो क्या आ जाएगा, M1 प्लस ओमेगा सॉरी W, ये वेट है, एंड T माइनस T1 अपॉन क्या आ जाएगा, M2 T2 माइनस T। ओके, तो ये क्या आ गई है मेरी, ये आ गई है मेरी स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मेनली क्या है कि जो हीट लॉस है हमारा मेजर एरर जो होता है, ठीक है, इसमें ये कैलोरीमीटर हमारा ज्यादा अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और हीट लॉस होता है बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो मेनली कैलोरीमीटर का आप ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। और इसमें बस ये याद रखना कि एक छोटा सा हमारा कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेनली कैलोरीमीटर की जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, दैट एडवांटेज वाज लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। ओके, तो लॉस ऑफ हीट इसमें रेडिएशन की वजह से होता है। और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये मैं अब आपको बताऊंगी सारी चीजें, तो बस आप अभी इतना लिख लीजिए, बाद में जब आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।